प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवा दी है और आज मैं 1.2 स्टार्ट करने वाली हूँ। बट मैंने ये पेज इसलिए खोला है बेटा क्योंकि मैंने उस दिन बताया था आपको हम इस क्लास में रियल नंबर्स पर दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दूसरी है गणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें से हम ये पूरा डिस्कशन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बहुत सिंपल है। डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक गॉस करके मैथमेटिशियन थी। गॉस, उनका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कार्ल फ्रेडरिच गॉस। इनका ना साइंस में भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। साइंस में भी आप पढ़ोगे ना, अभी फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी गॉस प्रमेय ये सब काफ़ी कुछ है। तो इनका दोनों में था, तो इनको प्रिंस ऑफ मैथ्स भी कहते हैं, यूमेटिक्स। ठीक है, एनीवेज उन्होंने ये हमको फंडामेंटल थ्योरम दी है। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि इस यूनिवर्स में कोई भी रियल नंबर अगर है तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। रियल नंबर्स को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि 2 या 3 या 1 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर बन जाता है। बात समझ गए? कॉम्पोजिट नंबर जो होता है ना, कोई भी कॉम्पोजिट, रियल कॉम्पोजिट, में कॉम्पोजिट वर्ड लगाना भूल गई डेफिनेशन में, रियल कॉम्पोजिट याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी रियल कॉम्पोजिट वर्ड नंबर होता है ना, उसके हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं और वो प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने किया तो कुछ और आए, आपने किया तो कुछ और आए। उनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। जैसे कि एक समझ लीजिए 12 है ना, मैंने इसके फैक्टर करते समय पहले इसको 2 से डिवाइड करना ठीक समझा, ठीक, और फिर इस तरह से मैंने सीक्वेंस बनाया। आपने सोचा पहले 3 से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और फिर देखी जाएगी 2 से। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, बट 3 2 2 फैक्टर्स यही रहेंगे, है ना। तो ये इनका प्रमेय है। उस समय क्या मैथ्स की खोज हो रही थी, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं ना, तो उस समय मैथ्स क्या है बेसिक्स पे जाया जा रहा था। तो उन्होंने एक बेसिक बनाया कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन उसका हम कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके फैक्टर्स जो आएंगे वो यूनिक होंगे। और इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है कि 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा प्राइम नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक कॉम्पोजिट नंबर बन जाता है। ठीक है, तो अब इस पर ही हमें आगे बढ़ना है। बहुत सिंपल है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बेटा आप बोलोगे क्या है, ये तो हम कर चुके हैं, सच में आप कर चुके हो। तो 140 के फैक्टर्स लेते हैं। मैं यहाँ ले लूँ, हाँ, क्योंकि मैंने इसके आगे नंबर्स भी लिख रखे हैं। तो 2 ये हो गया 72, देन ये 35 है तो 5 से तो जाना ही जाना है ना, तो 7 और ये 7 1। तो 140 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हाँ, यू कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सेकेंड था अपना 156 के फैक्टर्स 2 7s are 14 एंड 2 8s are 16। देन 2 दोबारा किया, 2 तिया 6, 2 नाम 18, ये होता है 13 तिया 39, है ना। 13 3s are 39, 13 तो प्राइम होता है बाबा। तो आपका ये 156 क्या हुआ, ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। गॉट इट? नाउ थर्ड पार्ट इज 3825। देखो जब 5 दिख जाए ना तो कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं है, 5 से तो जाएगा ही जाएगा। 5 7 35 हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में। 5 7 35, 32 हो गया, 5 6 30, 5 5 25। 5 से किया, 5 एकम 5, 26 पचम 25, 5 दिया
15 देखो 153 है ना, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होने चाहिए सभी के, तो ये इजी हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होने वाला है। 3 5 15, 3 1 3 है ना, 5 और 1 कितना होता है 6, तो ये इसका मतलब 51 भी 3 से डिवाइड होगा और ये आ जाएगा 17, क्योंकि 17 3 51 मुझे याद है। तो अभी मेरा आंसर ये बन गया 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो ना, बढ़ते क्रम में, तो 3 को पहले लिख दो और फिर 5 को लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। पार्ट नंबर 4 इज़ 5005। अब देखना बच्चों, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको। 5 1 5, 0 0, 5 1 5। अब क्या करूं? जल्दी से बोलो। देखो आपको 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट तो सबके लाइन से समझा देती हूँ। इवन नहीं है 2 से जाएगा नहीं, सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से तो सवाल ही नहीं उठता, 7 से किया जा सकता है ट्राई, लेकिन मुझे मालूम है, करके देखो। 7 1 7, 30, 7 4 20, हाँ जा तो रहे 7 से। वैसे मैंने पता है क्या किया, मैंने इसको देख के ऑब्जर्व कर लिया था कि 11 से तो ज़रूर जाएगा। कैसे जाएगा? देखो ये 1, फिर इसका ऑल्टरनेट 0, तो 1 + 0 1, यहाँ ये 0 और 0 + 1, तो ऑल्टरनेट का जो टोटल होता है ना, वो दोनों का सेम आ गया, 1 - 1 0। तो मैंने इसको देख के भाप लिया था कि ये 11 से तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बट अभी उसको रास्ते में मुझे 7 मिल गया तो अच्छी बात है, 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 7, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 30। 7 4 28, 2 बचा 21, 7 दिया 21। ठीक, आगे बढ़ूँ। अभी ये मुझे ये फिर से 11 से जाता हुआ दिख रहा है, तो खैर 11 से तो खैर जाना ही है। तो 11 1 11 और 33, 11 3 33, और फिर लास्ट मेरा क्या बचा 13 है ना। तो 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नाउ लास्ट है 7429, ये थोड़ा ज़बरदस्त टाइप का लग रहा है। तो 9 + 4 13 और 7 + 2 9, तो 13 - 9 नहीं बनी बात। 11 का तो टेस्ट इसका कैंसिल हो गया, 7 से भी नहीं जा रहा है, और फिर शुरू के 2 3, अच्छा हाँ 3 से चेक करें। 7 + 4 11, 11 और 2 13, और 9 तो उसको 13 9 13 तक ही काफ़ी है, वही रहेगा इसके साथ। तो इतना 3 से भी नहीं जा रहा है, 9 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है। चलिए अब हम किस पर आते हैं, अब हम आते हैं 13 पर। ठीक है, 13 से रफ में ट्राई करते हैं। 13 पंजे 65 है ना, तो 65, तो ये कितना हो जाएगा 92। 13 से 19 से ट्राई करें। 17, 13 के बाद 17 आता है, 17 का टेबल याद है। 17 5 85 नहीं होगा, 17 4 मुझे क्या टेबल थोड़े हिंदी में अच्छे से याद है, 68 68 होता है, तो ये हो गया 62 और फिर 51। हाँ 17 से जा रहा है, पक्का जा रहा है पक्का। देखो 17 से किया, 17 4 68, हाँ 74 में से 68 को माइनस किया, बताइए कितना आया, बोलिए कितना आया, 62 आया ना, 62 बन गया ना ये। तो 17 3 51, 62 में से 51 गया, कितना बचा 11, ये बन गया 119। 17 7 119, उफ कितना डेंजर था। आगे बढ़े, 17 के बाद 19 से ट्राई करें। 17 से देखें एक बार और ये जाता है क्या, 34 और 90 से नहीं जाता, 19 से ट्राई करते हैं। 19 2 38, 13 मिनट से जा रहा है, 19 से जा रहा है। 19 2 38, और कितना बचा 5 19 3 57, तो अब ये आ गया 23। ऑफ गॉड, बड़े भारी भरकम थे ये तो। 7429 इज इक्वल टू 7 इंटू 19 इंटू 23 हुआ। चलिए एंड में तो हुआ, तो कम से कम। इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। ये एक बेटा फॉर्मूला होता है,
इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा कि दो संख्याएं हैं ना, उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट पार्ट 26, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ? 13 दूनी 26, ठीक है। फिर आ गया 91, 7 इंटू 13 91। जल्दी से बताइए एचसीएफ कितना हुआ? एचसीएफ यानी जो दोनों में कॉमन हो कितना है? 13। एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम में क्या होता है, पहले वाले के दोनों आ गए ना, अब दूसरे का ट्राई करते हैं। 7 आया है क्या? नहीं आया तो 7 आ जाएगा। 13 आ चुका है? हाँ आ चुका है, तो 13 नहीं आएगा। तो अब ये हो गया 13 7 91, 91 इंटू 2 किया तो 182। क्लियर, ये इसका एलसीएम हो गया और ये हो गया इसका एचसीएफ। अब जो भी हमको प्रूव करना है, आपको याद होगा, शायद आपको मैंने अभी नहीं बताया कि जब भी हमें प्रूव करना हो, वेरीफाई करना हो, तो हम पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी आरएचएस सॉल्व करते हैं और दोनों सेम होनी चाहिए, तब हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, या हैंस प्रूव्ड। तो एलएचएस क्या है बेटा? एलएचएस है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना था? 182 इंटू एचसीएफ कितना है? 13। 13 दूनी 26, 2। ठीक है, 13 8 104 और 2 106, 10। 13 एकम 13 और 10 23, तो 2366। ये आ गया आपका एलएचएस। अब राइट हैंड साइड में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि संख्याओं का निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालिए तथा सिद्ध कीजिए कि ऐसा होता है। तो आरएचएस, आरएचएस में क्या है? संख्याओं का गुणनफल है ना, और संख्याएं क्या है हमारी? एक है 26 और एक है 91। तो 26 इंटू 91, 6 2 9 6 54, 18 और 5 23, 6 6, तो आ गया 2366। फिर आप लिखेंगे सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हैंस वेरीफाइड, या फिर अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। ठीक, अब बेटा मैंने एक क्वेश्चन किया तो मुझे एहसास हुआ कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं, है ना, तो ये आप कर सकते हैं, खुद कर लीजिएगा, है ना। बुक में आंसर्स भी दिए रहते हैं और सिस्टम एकदम सिंपल है। फैक्टर करने हैं, इसके भी फैक्टर करने हैं, इसके भी। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, एचसीएफ। एलसीएम निकालना आपको आता है, कैसे होता है? पहले वाले के पूरे लिख लो, उसके बाद दूसरे के चेक करते जाओ, जो आ चुका है उसको नहीं लिखना, जो नहीं आया उसको लिखना है, तो उसके बाद फिर इनको टैली कर लेना। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन करा दूँ। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। निम्नलिखित का गुणनखंड विधि से LCM व HCF ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21, बेटा ये तो इतने सिंपल है ना, इनको ऐसे ऐसे करके करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 12 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। 15 का 3 इंटू 5 होगा, और ये 3 इंटू 7। ठीक है, तो ज़रा मुझे बताया जाए HCF यानी कॉमन, देखो क्या है कॉमन? तीनों में 3 कॉमन है ना, HCF हो गया 3। LCM, LCM में पहले वाले के लिख लो, जितने भी फैक्टर हैं पूरे लिख लो, 2 2 3 पूरे लिख लिए आपने, है ना। अब चेक करते जाओ, ये 3 आ चुका है, यस आ चुका है। 5 आया क्या? नहीं आया, 5 लिख लो। अगले पर आओ, 3 आ चुका है, हाँ जी आ चुका है। 7 आया क्या? नहीं आया, 7 लिख लो। ऐसे होता है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7, यानी आपका एलसीएम हो गया 420। 420 जानते हैं? 420। सेकंड है 17। 17 के फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1 इंटू 17। 23 के भी नहीं हो सकते, 1 इंटू 23 लिख देंगे, है ना। और तीसरा कौन सा है? 29। 29 के भी नहीं हो सकते, इसको 1 इंटू 29। तो HCF कितना हुआ बेटा? HCF हुआ हमारा 1, जो तीनों में कॉमन वो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM में इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा,
तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर होगा। तीसरा है 8, 9, 25। ये डू योर सेल्फ, ये आप खुद कर सकते हो, डू योर सेल्फ, ठीक है, स्वयं कीजिए। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। गिवन दैट HCF 306 और 657 का 9 है। 306 और 657 इन दोनों का HCF कितना है? 9। और आपको क्या पता करना है? इन दोनों का LCM दिया है, HCF 9 है और ज्ञात कीजिए LCM। ठीक, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, वो क्या था? हमने पढ़ा था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। मैथमेटिक्स में हैंडराइटिंग देखने की नहीं हो रही है। नाउ HCF कितना दिया है? 9 है ना, और हमको फाइंड आउट क्या करना है? LCM। और संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि 306 इंटू 657। नाउ LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। 6 और 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं ना, इसका मतलब ये 9 से कैंसिल होगा। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा तैयार हो रहा है आंसर। गुणा आप कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या 6 की पावर n में, जब हम जैसे 6 की पावर n क्या है? नेचुरल नंबर है। चलो पहले हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन तो समझ रहे हो ना बेटा कि वो क्या पूछ रहे हैं, है ना? वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम 6 की पावर जो n है, तुम n को 1 2 3 कुछ भी दे सकते हो, वो नेचुरल नंबर है। तुमने 6 की पावर 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, और इनके फिर कैलकुलेशन के जैसे 6 है, ये 36 है, ये 206 है, और ये शायद 1296, ऐसे ही चलता जाएगा। तो आप क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ऐसा होगा, n की कोई ऐसी पावर हो सकती है, वैल्यू हो सकती है जिससे कि ये 0 हो जाए, मतलब एंड में 0 आ जाए? हो ही नहीं सकता। देखो 10 0 कब आता है? 0 को आने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए 2 और दूसरा चाहिए 5, क्योंकि 5 2 ज़ा 10। एक 0 लाने के लिए एक 2 और एक 5 चाहिए, ठीक है। लेकिन 6 के फैक्टर में 2 तो मिल रहा है बट 5 नहीं मिल रहा ना। तो आप कितनी भी पावर देते जाओ, आपको नहीं मिलने वाला 0, है ना। तो आप अपना आंसर कैसे लिखोगे? आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 6 आर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ठीक है। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। फॉर 0 और फॉर 10 we require 2 and 5 both, ठीक है। we require 2 and 5 both, but since 5 is not there, therefore 6 to the power n will never end with 0। समझ गए? चूंकि यहाँ पे 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर उसका अंत नहीं होगा। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि 0 प्राप्त करने के लिए 2 तथा 5 की आवश्यकता होती है, ठीक है। 0 या 10 ऐसे लिख लो। 0 या 10 प्राप्त करने के लिए 2 तथा 5 की आवश्यकता होती है। 6 के गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है। ये थ्योरेटिकली था बेटा, लिखने का ही था, ये कोई मैथ्स का ऐसा वाला सवाल नहीं था कैलकुलेशन वाला। 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n
कभी n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। व्याख्या कीजिए कि ये जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया तथा ये जो अभी पढ़कर सुनाया भाज्य संख्या क्यों है। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बोला था कि जब एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो कॉम्पोजिट बना देते हैं, फिर ये क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? ये पता है क्यों किया जा रहा है? ये तो बना रहे हैं कॉम्पोजिट, नो डाउट, बट ये +13 कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ये तो बना रहे हैं, नो डाउट, बट ये +5 कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, 2 into 8 कितना होता है? 16 होता है ना, +1 हो गई गड़बड़। 2 into 8 16, 16 + 1 कितना हो गया? 17, 17 तो अभाज्य है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? मतलब ये है कि ऐसी दिख रही है कि ये कॉम्पोजिट होगी, भाज्य होगी, लेकिन वो निकली नहीं। तो वो यही कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, बट ये +13 होने से कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये आपको बताना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 7 into 11 into 13 + 13, ठीक है। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ जी, कॉमन है। क्या कॉमन है? 13। यहाँ क्या बचा? 7 into 11 + 1, ठीक। तो ये हो गया 13 और ये हो गया 77 + 1। अब ये हो गया 13 into 78, मल्टीप्लाई कर लेना। और वैसे भी दो चीज़ का प्रोडक्ट आ रहा है तो कॉम्पोजिट तो होगा ही होगा। आप लिखोगे यस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, हाँ ये एक भाज्य संख्या है। दूसरी संख्या पर आते हैं। दूसरी संख्या में भी ऐसी प्लस लगा के इन्होंने टेंशन देने की कोशिश की है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 + 5, ओके 5 ले लो कॉमन, है ना कॉमन, तो कॉमन ले लो। ये बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 + 1, ठीक। 5, 7 6 = 42 और 4 3 = 12, 12 2 = 24। मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 0 8 9 और 1 10। ये हो गया 1008 + 1। भैया देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो 1 into 1009 मल्टीप्लाई कर ही दीजिए तो सिंपल है 5045। तो आप लिखेंगे यस ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका वेट कर रहा है, इसकी लेंथ देख लो और जब सॉल्यूशन करोगे अरे बस इतना सही। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में भी चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें हमें चाहिए एक ऐसा नंबर जिसमें 18 का भी भाग चला जाए और 12 का भी। एक ऐसा नंबर जो 18 का भी मल्टीपल हो और 12 का भी मल्टीपल हो, यानी 18 के टेबल में भी आए और 12 के टेबल में भी आए। क्योंकि 18 वाला जब इतनी राउंड लगाएगा 12 वाला भी उतने ही, मतलब राउंड ज़्यादा होंगे लेकिन उस स्पॉट पे एग्जैक्टली उस टाइम पे मिलेगा। जैसे कि मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको, 2 और 3 से समझाती हूँ। 2 3, ठीक है। 2 के फैक्टर 2 के मल्टीपल लिए, एक तो आया 2, फिर आया 4, फिर आया 6, फिर आया 8, है ना। 3 के लिए और भी निकालती हूँ थोड़े से, 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, फिर 18, ठीक। 3 के लिए तो 3, 6, then 9, then 12, then 15, then 18, ऐसे। तो एक तो ये मिल जाएंगे जब 6, मतलब 2 जो है वो 3 राउंड लगा लेगा और 3 2 राउंड लगा लेगा,
मिल जाएंगे ये लोग। इसकी स्पीड कम है, मान लो इसकी 2 मिनट है, इसकी 3 मिनट है, तो ये 3 राउंड लगाएगा और ये 2 राउंड, लेकिन मिल जाएंगे। फिर दोबारा कब मिलेंगे ये, जब ये लगा लेगा 6 राउंड और ये लगा लेगा 4। फिर कब मिलेंगे, जब ये लगा लेगा 9 राउंड्स और ये लगा लेगा 6। तो ऐसे इनके मीटिंग पॉइंट तो डिसाइड हो रहे हैं ना। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सब जगह मिलेगा, लेकिन इसका LCM क्या माना जाता है, आपको पता है ना, 2 और 3 का LCM 6 होता है। लीस्ट, L का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम है ना, लीस्ट मिनिमम। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन LCM लिया जाता है लीस्ट वाले को। ठीक, ऐसे ही अब हमें सोनिया की स्पीड कितनी है, 18 मिनट्स, और रवि की स्पीड कितनी है, 12 मिनट्स। तो या तो हम 18 की टेबल लिखें, 12 की टेबल लिखें, और जो सबसे पहले दोनों में कॉमन आ जाए वो हमारा आंसर हो जाए, और नहीं तो हम LCM ले लें। LCM भी कौन सा मुश्किल है, इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 12 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, LCM। तो देखिए मैंने आपको क्या सिखाया, पहले वाले के तो बिंदास पूरे लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 3 आपने लिख दिया। अब देखना बेटा ध्यान से, ये 2 आ चुका है, यस आ चुका है। एक और बार 2 आ चुका है, नहीं आया, एक और बार 2 तो लिखना पड़ेगा, इसमें 2 2 हैं, बात को समझो, है ना। ये वाला 2 आ चुका है, हाँ जी आ चुका है। दूसरा नहीं, दूसरा नहीं आया। 3 आ चुका है, हाँ 3 तो आ चुका है। तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। ठीक, फिर चलते जाएंगे, अगली बार कब मिलेंगे आप बता दो, 72 मिनट्स के बाद मिलेंगे। उसके बाद कब मिलेंगे, 108 मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो इस तरह से ये इसका हमको LCM निकालना था। ठीक है बच्चों, जब मैं अपना पुराना वीडियो देख रही थी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि क्वेश्चन नंबर 2 तो उसमें मिस ही हो गया, पता नहीं कैसे मुझे दिखाई ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो में आपको वो बता देती हूँ। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा जहाँ q कोई पूर्णांक है। आपको याद है ना यूक्लिड्स लेमा मैंने पूरा बताया था, क्या बताया था, a = bq + r। b होता है डिवाइज़र, भाजक, है ना, और r होता है रिमाइंडर जो भाजक से छोटा होता है। अब यहाँ पर बेटा आपको नंबर में क्या दिया जा रहा है, हर जगह 6 6 6, इसका मतलब इन्होंने डिवाइज़र ज़रूर 6 लिया है, भाजक जो है ना इन्होंने 6 लिया है। तो हम लिखेंगे लेट a बी सम इंटीजर एंड 6 बी द डिवाइज़र। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा इसका भाजक 6 है। देन रिमाइंडर कैन बी, रिमाइंडर यानी शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, 6 से छोटा, याद होगा मैंने बहुत मेहनत से समझाया था। तब शेषफल क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। तब a को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे a को कैसे लिख सकते हैं, देखो bq + r है, r अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 6q + 0, r अगर 1 है तो 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 5 तक आएगा। ऐसे यहाँ लिख लिया। अब मुझे बता दो इतने में से ऑड कौन से और इवन कौन से, सबको पता है ना। ऑड कौन से हुए, एक तो ये ऑड हुआ, विषम, विषम कौन से हुए, विषम हुआ ना, एक ये विषम हुआ और एक ये विषम हुआ, इधर देख लो ना विषम, यही तो हुए, ऑड हुए। तो हमसे ऑड ही तो पूछे थे। तो इट इज़ क्लियर दैट ऑड इंटीजर्स आर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अतः स्पष्ट है कि विषम पूर्णांक ये होंगे 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 होंगे। ठीक है, अब मेरा गिल्ट खत्म हो गया, क्योंकि मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, अरे कैसे छूट गया क्वेश्चन नंबर 2, तो वो मैंने अब आपको करवा दिया। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, तब तक के लिए जय हिंद।